हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। इससे पहले 11th क्लास की वीडियो चल रही थी, अब 12th क्लास के हम कुछ वीडियो को शूट कर लेते हैं और आपको देते हैं, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। अरे वीडियो जो है शूट हो रही है, क्लास बंद है तो, क्योंकि हमारा जो ना काम ही है बच्चों को लगातार बेहतर पढ़ाना। तो चलिए, बंदी में भी है, सब लोग आराम कर रहे हैं, हम आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जैसे आपको खुलेगा वीडियो देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं हमारा टॉपिक क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, एक टॉपिक हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं और इसे में पूरा कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, पूरा लंबा एक टॉपिक होगा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। चैप्टर का नाम होगा बाबू, जरा समझिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर हो गया? अब ज़रा ध्यान से देखिए, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा समझिएगा। इसको लोग हिंदी में कहते हैं वंशागति का आणविक आधार। बात समझ आ रही है? क्या कहते हैं बाबू? वंशागति का आणविक आधार। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखिए, वंशागति का आणविक आधार, ये चैप्टर का नाम हो गया बाबू। अब जरा ध्यान से देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 है। अगर हम बात करते हैं यूनिट जो है ना, क्लास 12th का जो है, क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है। यूनिट नंबर क्या हो गया? 2, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मसनारी है। और उसी में जो है ना चैप्टर नंबर क्या है बाबू? 6। ऐसे ऑफलाइन क्लास में काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर दी गई है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और लगभग 30-35% कैप्चर भी कर ली गई है। जल्द ही चैप्टर भी खत्म होने वाली है 6 में। इधर बंदी हो गई तो थोड़ा सा ये हुआ, नहीं तब तक तो जो है ना ये आधा निकल ही जाता। देखिए, तो चैप्टर हो गया 6, कोई दिक्कत? अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, चैप्टर 6 का जो नाम है बाबू वो क्या है? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वंशागति का आणविक आधार। हम बताए थे कि वंशागति किसको कहते हैं, तो वंशों में होने वाले गति को वंशागति कहते हैं। आणविक यानी क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट, छोटा से भी छोटा, और आधार यानी क्या? एक प्रकार का बेस। वह कौन सा बेस है जो छोटा से भी छोटा है और ये वंशागति को नियंत्रित करती, मैनेज करता है? तो उसके बारे में लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे डीएनए और आरएनए जो होता है, ये वंशागति का जो है ना आणविक आधार माना जाता है। डीएनए और जीन, इसके बारे में लोग इस चैप्टर के अंतर्गत एक एक करके कैप्चर करेंगे और सीखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। कोशिका को समझिए बाबू। क्या समझिए? कोशिका। ध्यान से इसको समझते जाइएगा, यहाँ से हम आपको कैप्चर कर रहे हैं। क्या है बाबू? कोशिका दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल सेल। इसको क्या कहते हैं? एनिमल सेल, यानी क्या? जंतु कोशिका। कैसा होता है बाबू? अंडाकार। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जंतु कोशिका जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो है ना बीच में जो आपको संरचनाएं दिख रही है, इसके अंदर जो है ना एक दिखती है संरचना गोलाकार या अंडाकार, जिसे लोग न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब इस केंद्रक के अंदर जो है ना केंद्रिका भी होती है, क्रोमैटिन होता है, और क्या होती है? तो केंद्रक द्रव्य भी होता है। लेकिन
उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जैसे क्रोमैटिन धीरे धीरे विकसित करता है, तो विकसित करते हुए ये क्रोमैटिन क्या होता है बाबू, विकसित करते हुए क्रोमोसोम बना लेता है, जिसे हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गुणसूत्र। पास में आ रही है, क्या कहते हैं, गुणसूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। पास में आ गई, ये क्लियर हुआ। ध्यान से फिर से सुन लेंगे, इस चैप्टर को हम कैप्चर कर रहे हैं, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जंतु कोशिकाओं में या कोई भी कोशिकाओं के मध्य में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। कैसा संरचना के रूप में, अंडाकार या गोलाकार संरचना के रूप में। बात समझ में आ रही है। अब इसी अंडाकार या गोलाकार संरचना के अंदर कुछ जो है ना गोलाकार और संरचना दिखेगा, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, और इसके अंदर कुछ जो है उलझा हुआ संरचना दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन जालिका जो होती है, ठीक है ना, ये विकसित करते हुए गुणसूत्र बनाता है। किसको बनाता है, गुणसूत्र को। कोई दिक्कत। अब ये गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। किससे होता है बाबू, डीएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन के रूप में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, यहाँ पर समझने वाली बात है। क्या है कि गुणसूत्र किससे बना होता है बाबू, तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है ना। अब यहाँ पर समझिए कि जब गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, ज़रा समझिए। देखिए, गुणसूत्र को कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। किसको बाबू, गुणसूत्र को। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, गुणसूत्र कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर हमें डीएनए भी देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। उसमें आ गए डीएनए, और जो है ना आप एक प्रकार का मान सकते हैं, प्रोटीन वगैरह है तो आरएनए भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डीएनए और गुणसूत्र हमें न्यूक्लियस के अंदर ही दिखता है। अब डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि गुणसूत्र यानी कोशिकाओं के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। जिस प्रकार से गुणसूत्र है ना, वहाँ पर डायरेक्ट आप डीएनए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से भी ऐसे आप मान सकते हैं। ये जो है ना किसके अंदर, कोशिकाओं के जो मध्य होते हैं केंद्रक, उसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। बस में आ रही है। अब यही वजह है कि इसका शुरुआती नाम क्या नाम रखा गया था, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर। इन्होंने क्या किया था, तो लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो 1869 ईस्वी में, कितने ईस्वी में बाबू, 1869 ईस्वी में डीएनए और आरएनए को उसके गुणों के आधार पर क्या नाम रख दिया था, न्यूक्लिन नाम रख दिया था। क्यों न्यूक्लिन नाम रखा था उन्होंने, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए जो होता है बाबू, वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाया जाता है, ध्यान देंगे, किसके अंदर पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर। बस समझ आया। तो जब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो उसी के आधार पर किसने, तो फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक ने किसका, डीएनए का नामकरण करते हुए, मतलब नेमिंग करते हुए सर्वप्रथम इसको क्या कर दिया, न्यूक्लिन कर दिया। बात समझ आ रही है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे आप कभी नाम सुनते होंगे, मंगरा, बुधना, नहीं शनिचरा। अब मंगरा, बुधना, शनिचरा क्यों नाम रहता है, क्योंकि उसको एक को मंगर के जन्म हुआ रहता है, दूसरे को बुध को, तीसरे को शनिचर को, उसी के आधार पर उसको जरा मिलता जुलता नाम रख दिया जाता है। तो जस्ट नहीं कि यहाँ पर भी वही बात होती है बाबू, क्या कि जो ना फ्रेडरिक मेसर ने देखा कि ये जो है डीएनए और आरएनए कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, तो इससे मिलता जुलता नाम उन्होंने न्यूक्लिन रख दे दिया, है ना। इससे मिलता जुलता नाम आपको दिख रहा है, जरा आप नोटिस कीजिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लिन, है ना। अब चलते, तो इन्होंने कब दिया, तो फ्रेडरिक मेसर ने कब दिया, तो 1869 ईस्वी में। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था आपको बतानी है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में हम आपको जानकारियाँ दे दिए हैं। उसे बाद में से नाम चेंज कर दिया, नामकरण करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने देखा, पहले देखा कि डीएनए और आरएनए में कुछ एसिड का गुण पाया जा रहा है। किसका गुण पाया जा रहा है बाबू, एसिड, अम्ल का गुण पाया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इस न्यूक्लिन का नाम इस अम्ल के आधार पर, देखिए ध्यान देंगे, उन्होंने देखा कि डीएनए और आरएनए में किसका गुण है, एसिड, अम्ल का गुण है। तो उन्होंने क्या कर दिया, तो इस डीएनए और आरएनए का जो नाम न्यूक्लिन था,
उसको परिवर्तित करते हुए उन्होंने न्यूक्लिक एसिड कर दिया, न्यूक्लिक एसिड कर दिया। बात समझ आ रही है? और ये नाम किसने किया था है ना परिवर्तन, इसके बारे में आप हमें जानकारियाँ देंगे। बात समझ आ गई? उसको फिर न्यूक्लियन से क्या नाम रख दिया गया? वो न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया गया। देखिए ये भी न्यूक्लियस के आधार पर ही मिलता जुलता नाम है, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब चलते हैं, क्या होती है न्यूक्लिक एसिड जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं बाबू। न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, एक होता है डीएनए, और दूसरा जो होता है बाबू वो क्या होता है? आरएनए। कोई दिक्कत? अब डीएनए आरएनए जो होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है ना। अब जरा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, एक हो गया क्या? डीएनए, है ना। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए बाबू, डीएनए जो होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। डीएनए को हम लोग आनुवांशिक पदार्थ मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, इसलिए इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स के नाम से जाना जाता है। यानी डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के गुण को या लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। लेकिन अगर वही हम आरएनए की बात करें तो ये आरएनए क्या करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। बात समझ आ रही है? ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है बाबू। ध्यान रहे, अगर इसका हम जो है ये तौर पर देखें, मतलब इसको अगर हम कॉमन तौर पर देखें, जनरली जो मोटा मोटी जो होती है इस उस तौर पर देखें, ठीक, मतलब जनरली देखें तो इसका कोई प्रकार नहीं होता, एक ही प्रकार का होता है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात कर लेते हैं तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं बाबू। एक एमआरएनए, दूसरा क्या होता है? टीआरएनए, और चौथा क्या होता है बाबू? आरआरएनए। अगर आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी जानकारियाँ दिए होंगे बाबू। लेकिन इसको हम लोग आधुनिक आधारों पर, मतलब आधुनिक जो है ना सूक्ष्म जो है ना भिन्नताओं के आधार पर, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको सूक्ष्म भिन्नताओं के आधार पर, ठीक है ना, इसको 4 से 5 मतलब A to Z भागों में बांट दी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से B और Z होता है। ये ऐसे होता है, लेकिन ऐसे देखा जाए मेन रूप से तो इसका कोई प्रकार नहीं होता है। आधुनिक शोध के अनुसार या आधुनिक जो है ना रिसर्चों के आधार या भिन्नताओं के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। A to Z बीटा जो है ना डीएनए, जिसमें कि B और Z इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ऑलरेडी बच्चों को हम ऑफलाइन क्लास में बता भी दिए हैं और आपको पता भी होगा नहीं कि कौन कौन होते हैं और कौन कौन में क्या क्या भिन्नताएँ होती है। लेकिन ऐसे मुख्य रूप से इसका कोई प्रकार नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन इसका मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है, जो आपको एक एक करके हम बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना आप समझ लेंगे, यहाँ तक तो दे दी गई। अब चलते, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, डीएनए या आरएनए, या आप डायरेक्ट मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड। इन न्यूक्लिक एसिड का निर्माण जो होता है बाबू 3 चीज़ों से होती है। ये न्यूक्लिक एसिड जो आपको दिख रहा है इसका निर्माण 3 चीज़ों से होती है। अब क्या क्या होता है जरा समझिए। पहला जो होता है शुगर होती है बाबू, दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट। बात में आ गई? अब चलते हैं, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तीसरा होता है एन बेस, जिसे हम लोग नाइट्रोजनस बेस के नाम से जानते हैं। क्या होता है बाबू? एन बेस, यानी नाइट्रोजनस बेस। ध्यान रहे, ये जो आपको दिख रहा है क्या शुगर, ये 2 प्रकार के होते हैं बाबू। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरा क्या होता है? जरा ध्यान से देखिए। तो दूसरा जो होता है बाबू वो राइबोज शुगर होता है। क्या होता है बाबू? राइबोज शुगर। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखिए, एक क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज शुगर, और दूसरा क्या हो गया? राइबोज शुगर। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए, ये राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे,
इसके अगर हम फार्मूले की बात करें, रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू सी जो है ना 5H कितना 10O4 होता है। ये रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला हो गया किसका, डीऑक्सीराइबोज शुगर का। अगर वही हम राइबोज शुगर की फार्मूला की बात कर लेते हैं तो इसका होता है C5H10O5 होता है बाबू, कोई दिक्कत। और ये दोनों जो भी शुगर होते हैं एक प्रकार के पेंटोज शुगर माने जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पेंटोज शुगर। क्यों कहते हैं जरा आप ध्यान से देखेंगे, पेंटोज शुगर कहते हैं क्यों, क्योंकि ये 5 कार्बनों के बीच यानी इन शुगरों में यानी इन जना शर्करा में 5 कार्बनों के बीच एक ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए इन्हें पेंटोज शुगर कहा जाता है, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज हो शुगर या राइबोज हो। जिसका सूत्र देखिए है ना यहाँ पर लिखा हुआ, 5 कार्बन है ना और इसमें एक ऑक्सीजन पाई जाएगी और उसके साथ जो है ना उसके साइड से 3 ऑक्सीजन और भी देखने को मिलते हैं और उसमें 4 ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, तो अब यहाँ पर बात आती है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है वो कहाँ पाई जाएगी बाबू, तो डीएनए में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा बाबू, ये डीएनए में पाया जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, अरे कहाँ पाई जाती है, आरएनए में पाया जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको बताया गया कि जो शुगर जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। डीएनए में कौन, तो राइबोज है ना, डीएनए है तो इसमें क्या रहेगा राइबोज, सॉरी डीएनए है तो उसमें डीऑक्सीराइबोज दिखेगा और आरएनए है तो उसमें राइबोज शुगर देखने को मिलेगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं क्या डीएनए में शुगर पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि यस, कौन सा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसका सूत्र क्या होगा C5H10O4 होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया बात, ये जानकारी आपको दे दी गई। अगर आरएनए में पूछा तो आपको बतानी होगी, इसमें शुगर पाया जाएगा जिसका सूत्र होगा C5H10O5। क्लियर हो गया, पास में आ गई, ये जानकारी आपको दिया गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, इस हम लोग जो है ना किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो फॉस्फेट के बारे में। तो ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, फॉस्फेट को हम लोग जो है ना बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाई जाती है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, दोनों में सेम ही होता है बाबू। अब इसके अगर हम सूत्र की बात कर लेते हैं तो इसका सूत्र जो होता है बाबू याद कीजिए, PO4-3 इसका सूत्र होता है। अब इसमें दोनों में सेम ही रहेगा बाबू, ये चाहे डीएनए हो या आरएनए, दोनों में सेम ही होता है। PO4-3 ये दोनों में सेम ही देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज़ें होगी, सेम होगा। ऐसे छोड़ देते हैं, अब ज़्यादा जगह है नहीं कि लिखेंगे हम। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बाबू, जरा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा आप समझिएगा। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं बाबू, नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के। कौन होता है, एक प्यूरिन, क्या होता है बाबू, प्यूरिन होता है। और दूसरा क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या होता है, पायरोमिडिन होता है। दूसरा क्या होता है बाबू, पायरोमिडिन। बस में आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या होती है कि प्यूरिन किसको कहते हैं और पायरोमिडिन किसको कहते हैं, इसके बारे में जानकारियाँ दिया गया है ना। ज़रा समझिएगा आप कि प्यूरिन किसको कहेंगे और पायरोमिडिन किसको कहेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखते जाइए बाबू आगे। प्यूरिन जो होते हैं ये 2 प्रकार के, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको और लिखना है। आप जो है ना वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बाबू, आराम से साफ सुथरा दिखेगा आपको, फ्रेश, कोई लैगिंग नहीं, मज़ा आएगा आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम बात करें तो ज़रा ध्यान से देखिए, प्यूरिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, तो एडेनिन, और दूसरा क्या होता है बाबू, गुआनिन। बस में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसका शॉर्ट नाम क्या होता है, ए, और इसका शॉर्ट नाम क्या होता है बाबू, जी। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, पायरोमिडिन जो होती है बाबू, ये भी आपको जो है ना 3 प्रकार के देखने को मिलेगा, डीएनए में अलग और आरएनए में अलग। जरा आप ध्यान से देखिएगा,
थायमिन टी। दूसरा क्या रहेगा, साइटोसिन, साइटोसिन यानी सी। और लास्ट जो तीसरा रहेगा बाबू वो किस में, आरएनए में। आरएनए में क्या होगा, यूरासिल होगा, यानी इसको यू बोलते हैं। बस में आ रही है। ये 3 तरह के आपको पायरुवेट देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों मिला करके, डीएनए और आरएनए में दोनों मिला करके। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा देखिए, अगर ये दोनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए डीएनए और आरएनए दोनों में सेम रहेगा प्यूरिन। डीएनए एंड क्या, आरएनए दोनों में बाबू प्यूरिन सेम ही होगा। बस में आ रही है। दोनों में ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन नहीं चलेगा, चाहे डीएनए हो या आरएनए। लेकिन अगर भाई हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के, डीएनए में, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये डीएनए में अलग हो जाएगा बाबू। डीएनए में क्या हो जाएगा, तो जरा समझिएगा, डीएनए में ए और जरा देखेंगे टी और सी हो जाएगा, थायमिन और साइटोसिन। अगर वही हम आरएनए की बात कर लेते हैं तो आरएनए में जो है आपको देखने को मिलेगा बाबू, देखिए ये आरएनए में जो आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा बदल जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा तो समझिए, यहाँ पर हो जाएगा यूरासिल यू, और साथ ही साथ क्या सी, यूसी हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसलिए हम प्यूरिन और पायरुवेट को याद करने का एक ट्रिक दिए हैं, AGTC डीएनए में, और आरएनए में AGUC। क्लियर हो गया, ये जानकारी आपको दिया पूरी तरह से। बात में आ गई, क्या होता है डीएनए और क्या होता है आरएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, यही बात वहाँ पर भी क्लियर किया गया। कोई दिक्कत, तो इतने एलिमेंट्स मिल करके पूरी तरह से डीएनए को तैयार करते हैं, आरएनए को बनाते हैं, यानी कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। और इस न्यूक्लिक एसिड के आधार पर ही हमारे शरीर के अंदर जो गुण आती है माता पिता से, वो देखने को मिलता है। इसी की वजह से और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो इसके कारण ही होती है। बात समझ में आ गई। अब अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिकों को और भी कैप्चर करेंगे, ठीक है। आराम से मन से पढ़ते रहिए और बिंदास सीखते रहिए और बेहतर करते रहिए। और चाहे तो हमारे हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर फेसबुक हो, या जो भी सोशल मीडिया आपको नज़र आती हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, मस्ती से और मज़ेदार बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान करने के लिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं और बेहतर सीखते हैं और बेहतर बातें करते हैं। तो चलिए, आप सभी को हमारे तरफ से अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।